पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद कई राज्यों के और कई पार्टियों के आज यहां पे आए हुए सभी नेतागण और मंत्रीगण और यहां पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था। ये जंतर मंतर वो जगह है जहां पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आके यहां पे धरने प्रदर्शन करने आती है। लेकिन आज यहां पे केरला के मुख्यमंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहां पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। मैं समझ रहा हूं ये भी इस देश को ये दिन भी देखना था। आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर, तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के, संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड, जो हक है राज्यों का, वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांग अड़ाती है, हर काम में टांग अड़ाती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सरकार कैसे चलेगी? केरला की सरकार कैसे चलेगी? तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी? और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए। वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको। तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है,
हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है। वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का? आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे? मैं भी एक दो बैनर देख रहा था, उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। अब एक एक फंड, अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे, आरडीएफ का पैसा, आरडीएफ लगभग 4-5 हजार करोड़ बनता है, 5500 करोड़ रुपया आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा इस्तेमाल रिलीज नहीं कर रहे। केरल भी गया, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अब अगले हफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंद्र सरकार से फोन आ गया, आइए बैठ के बात करते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये क्या बदतमीजी है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है केसेस से, जनता के केसेस से। हम अपने फंड लेने के लिए भी, हमें फंड लेने के लिए जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली के लोग मिलके साल में 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, 2 लाख करोड़। और उस 2 लाख करोड़ में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है, गेस कर सकते हैं आप लोग? 2 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके इनकम टैक्स में, और उस 2 लाख करोड़ में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा 100 साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं। ये तो हद हो गई है। तो कपिल सिब्बल साहब का स्वागत है। दूसरी चीज, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे हैं, संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ। पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन, अपनी असेंबली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाइल भेजी। गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार, फुल स्टेट, उसका मुख्यमंत्री, उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारीख से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे। गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को खूब लताड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको लताड़ का, गाली गलौज का, इनको सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ता है, इन लोगों को, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर काम के अंदर, छोटे से छोटे काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। और तीसरा तरीका है ईडी। यह अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर यह कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में। तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, यह भी पीएमएलए जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है
कि जब तक उस आदमी को, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टालिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं। ये तो भगवान का भला और जेएमएम वालों का महान है, जेएमएम वाले जो टूटे नहीं इनके सामने। तो ये अब ये किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में। तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मैं विजयन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सबको इकट्ठा किया है। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। जय हिंद। Thank you, Kejriwal ji, for the powerful speech. സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കുതിരക്കച്ചവടം മാത്രം പോരാതെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ശ്രീ കേജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. സമയം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ അപ്പുറത്തേക്ക് വരും, ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ, ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പഞ്ചാബ്, he was a Lok Sabha member, a versatile personality, a singer, an artist. He succeeded in making the governor to run away from Punjab. The valiant fighter, Bhagwant Mann. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल श्री विजयन जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल की है। हम सबको यहां बुलाया है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये जगह बेगानी नहीं है। हमारी पार्टी पैदा ही यहां से हुई थी, जंतर मंतर से। तो जैसा कि हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर और क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आना पड़ रहा है। हमें अपने अपने सेक्रेटरिएट में होना चाहिए था, हमें अपने अपने ऑफिसेज में होना चाहिए था। पॉलिसीज, बजट के दिन चल रहे हैं, बजट बना रहे होते हम लोग। अब कहां इनसे अपने हक मांगने के लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। देश को बचाने के लिए
हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है, फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं हाँ जी लीगल है, जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है, वहां गवर्नर अपोजिशन होता है। वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते, या तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में। 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी पांचवी बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो साहब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखो, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना। ऐसे आप मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए, ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं। चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। 36 वोट नहीं गिन रहे। एक 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है चंडीगढ़, वो हार नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती हार। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, चिंता इस बात की है। तो पंजाब अपने हक मांग रहा है, किसानों को एमएसपी का वादा करके। जब किसान आए यहां पर, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए। तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट होके 1 साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई। और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे, वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान। किसी को भी ये ऐसे निकाल के फेंक दो, किसी के भी फंड रोक दो। और कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें कहते हैं मोदी की फोटो लगाओ।
तो हम देंगे। मैंने कहा यार ये क्या जो मतलब क्या है, ये मजाक है, फोटो लगाओ। मैंने कहा कितनी देर लगेगी फोटो, अगर मई में बदल गई तो फोटो किसकी लगाओगे फिर। और देखो ये कितना नफरत करते हैं। पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी न किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन प्रस्त हैं, देश के लिए लड़े। और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी। एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास, उसका टाइटल था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में। क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? ये कौन होते हैं करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए। देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग? अब भी तो तंग ही कर रहे हो। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तरफ आधे घंटे का भाषण, एक तरफ 3-4 लाइनें बस। मैंने बोल दिया था, मेरे सामने बैठे थे पार्लियामेंट में, जब डी राजा जी, मेरे और बहुत से साथी बैठे हैं जो पार्लियामेंट में अभी भी हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात पे जुमला चल रहा है ना। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? शायद वो भी ना आती हो, वो भी जुमला ही होगा। हर बात पे जुमला। कुछ तो सच बोल दो इस देश के लिए, कुछ तो सच बोल दो देश के लिए। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। जैसा कि कहा जा रहा था कि केरला में हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दो, नहीं कर रहे, ऐसे में हमारे साथ कर रहे हैं। मोहाली और अमृतसर को इंटरनेशनल कर दो, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, हमें दिल्ली का सफर आना जाना जो है कम हो जाएगा, नहीं करते। अपने बंदों को दे रखे हैं सारा कुछ। लेकिन हम यहां, जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे, हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा एनएचएम का पैसा, हमारा आरडीएफ का पैसा और स्कीमों का पैसा रोक रखा है। ऐसे ऐसे आप दरियाओं को रोक नहीं सकते। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप झांकी पंजाब की मत दिखाओ, मैंने 10 सेट बना लिए उसके, पूरे पंजाब में दिखाऊंगा मैंने कहा, और लोगों से पूछूंगा ये रिएक्ट होने वाली हैं? कौन है ये रिएक्ट करने वाले? कोई दफ्तर में बैठे बाबू, उनको क्या पता भगत सिंह की कुर्बानियां क्या थी? भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो कुर्बानियां करने वाले लोगों को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। कौन होते हैं ये? तो जब मैंने कहा कि 26 जनवरी ना दिखाओ, मैं तो पंजाब में दिखाऊंगा, तब से मेरे पास लेटर आ रहे हैं, सर अगली 15 अगस्त, अगली 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, फिर 26 जनवरी, 3 साल की गारंटी लेते हैं कि पंजाब की झांकी इसमें होगी। मैंने कहा 3 साल की गारंटी तो लेते हो, अपने आप की गारंटी लेते हो क्या? तुम होगे 15 अगस्त तक? क्या पता कौन डिसीजन लेगा, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, कौन इधर होगा कौन इधर होगा, ये तो जनता डिसाइड करती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत बातें होनी है,
मैं तो छोटा हूं, लेकिन हां, देश का प्यार दिल में है। और यही कहूंगा, ये अभी जो कर रहे हैं, देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हम तो स्कूलों की, अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद। Thank you, Mr. Bhagwan Man.